संसद की आईटी और संचार से जुड़ी हुई स्टैंडिंग कमेटी की आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। इस बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रूल्स पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में आज एक ऐसा सवाल उठाया गया जिसका जवाब देते हुए मेटा के अधिकारियों के पसीने छूट गए। सवाल सीधा था कि प्रधानमंत्री का वीडियो फेसबुक से क्यों हटाया गया। इस बैठक में सिर्फ मेटा नहीं बल्कि गूगल और एक्स के भी ऑफिसर्स मौजूद थे। समिति ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने का मुद्दा उठाया तो मेटा ने इस पर माफी मांगी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि मुद्दा माफी नहीं बल्कि जवाबदेही का है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मांग ये भी की गई कि माफीनामा मार्क जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए। जो माइंडसेट वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है, और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, तो ये बड़ी सीरियस बात है। हमारी कमेटी ने 2 चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। दरअसल संसदीय मामलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशंस को लेकर आज हुई इस बैठक में मेटा के सीनियर ऑफिसर्स का भारतीय कानून के सच से सामना हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका वीडियो हटाए जाने का मतलब है कि मेटा देश के कानून की अनदेखी कर रहा है। अब मेटा के एल्गोरिथम और कंटेंट रिव्यू सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल टेक कंपनीज अक्सर ये दावा करती हैं कि उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड सिस्टम आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान करते हुए उसको रिमूव कर देता है, लेकिन इस घटना से ये साफ होता है कि ये जानबूझकर किया गया है। सांसदों की तरफ से उठाया गया मुद्दा इसीलिए भी सही है क्योंकि इन्हीं प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच, फेक न्यूज, डीप फेक जैसी ढेरों कंट्रोवर्शियल वीडियोस घंटों या कई दिनों तक सर्कुलेट करती हैं। अब दूसरी तरफ देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का वीडियो हटा दिया जाता है। ये इनकंसिस्टेंट कंटेंट पॉलिसी या फिर कहा जा सकता है कंपनीज के डबल स्टैंडर्ड को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सभी के यदि एल्गोरिदम में व्यूअरशिप को देख लीजिए तो वो व्यूअरशिप जो है केवल 23 मिलियन, और जो न रजिस्टर्ड पार्टी है न रजिस्टर्ड एनजीओ है, स्ट्रीट पर किसी तरह के बहकावे में है, उसका जो एल्गोरिदम है वो 27 मिलियन। सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर 23-24 मिलियन पर है, वो अकेले वहाँ। अभी एंटी रिजर्वेशन एक फोरम बना है 5-6 दिन पहले, वो 7 मिलियन, और उसका कारण है कि इनकी एक पॉलिसी है कि ये नए लोगों को तरजीह देंगे तो पुराने लोगों को तरजीह नहीं देंगे। अच्छा, ये एक बड़ी बैठक भी थी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एमएचए के अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा टेक जगत की तमाम दिग्गज कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसका हिस्सा थे। कमेटी के सामने अपनी बात रखने के लिए स्नैपचैट, गूगल, एक्स, मेटा और यूट्यूब जैसी प्रमुख कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म की मनमानी, यूजर सेफ्टी, भारतीय कानूनों के पालन पर संसद में जारी ये बहस आने वाले दिनों में सोशल मीडिया कंपनीज के लिए नियम और कड़े करने का रास्ता साफ कर सकती है। ये घटना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाले सेफ हार्बर, जो कि आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत फिर से बहस छेड़ती है। आने वाले समय में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन और आईटी रूल्स में अमेंडमेंट के जरिए इन कंपनीज की सेल्फ रेगुलेशन की पावर को लिमिटेड किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की इस बैठक में हुई ये बातचीत इतना तो साफ करती है कि ये मामला बिग टेक अकाउंटेबिलिटी और नेशनल सॉवरेनिटी के बीच जारी तनाव का एक बड़ा एग्जाम्पल है। मेटा के साथ हुआ यह तीखा टकराव एक साफ संदेश देता है कि नो टेक जायंट इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड। मैसेज ये भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में काम करने के लिए न केवल लोकल लॉज का सम्मान करना होगा
बल्कि अपने फैसलों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी लानी होगी।